introduce yourself. My name is Abhishek Kumar Gupta. I belong from Bihar district, Jharkhand. I have done my graduation in economics honors from SGM College, Ranchi University. Recently, I pursued MA in Geography from Venkateswara University, Delhi, and my hobby is listening music. Why your performance have been declining over the years in academics? 10th you scored 80%, then 12th 75%, honors BA 65%. जनरली मेरे को बहुत सारे मतलब रोड्स आ गए थे और मैं 10th में अच्छा कर पाया ज़्यादा पढ़ने की वजह से। 12th भी अच्छा ही था मेरा और 12th में मैं बहुत सारे फील्ड्स में माइंड भटक गए थे कि इंजीनियरिंग भी जाना है, इसमें भी जाना है। सर एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, तो मैंने 1 साल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन भी किया, तो मेरा IITs में नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग किया नहीं। और उसके बाद मेरे को लो इंटरेस्ट था इस सब BA में, देन मेरे को लो इंटरेस्ट की वजह से। So don't you think कि other than IIT all other engineering institutes are not up to the mark? आपको लगता है कि IIT के अलावा बाकी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो इंडिया में हैं वो ठीक नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई लगता नहीं है मेरे को सर, लेकिन मेरे भैया IIT से पढ़ रहे हैं, तो उनका सोच था कि नहीं IIT से ही करना है, इसलिए मेरे को IIT नहीं मिल पाने की वजह से मेरे को घर से परमिशन नहीं मिला। और भी तो फिर केंद्रीय सशस्त्र बलों में आप क्यों जाना चाहते हैं? सर मेरे को IITs करने के बाद मेरे को शौक था, मेरे को IPS बनना है, मेरे को वर्दी का शौक बचपन से था, इसलिए मेरे को CAPF सेंट्रल पुलिस चाहे स्टेट पुलिस मेरे को जाने का शौक था सर, उसमें अच्छे से। तो you did not appear for civil services? यस सर, एक्चुअली सर लास्ट ईयर मैं मेंस भी लिखा हूँ, लेकिन बस मेंस में सिलेक्ट नहीं हो पाया था। Why CISF is your first priority? सर CISF में इसका डाइवर्सिटी ज़्यादा है, पूरा देश में काम करने का मौका मिलेगा और इसमें एक मल्टी डायमेंशनल कोर्स है, खुद का इसका अपना फायर मीन्स होता है और इसमें पब्लिक कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, पब्लिक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं और अपना लॉ ऑर्डर में अपना योगदान भी दे सकते हैं, इसलिए ऐसे मोड थोड़ा पब्लिक अपना पर्सनल इंटरेस्ट। तो आप स्टेट पुलिस में तो सबसे ज़्यादा पब्लिक इंटरफेस है, वहाँ जाना चाहिए आपको स्टेट पुलिस में। सर मेरा जॉब ग्रुप ए का करना चाहता सर, इसलिए मैं मोस्टली इसमें करना चाहता हूँ, जॉब से अच्छी होंगी। अच्छा ये बताइए, जो CAPFs हैं उनका और स्टेट पुलिस का रोल कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? सर स्टेट पुलिस पर्टिकुलर स्टेट में करते हैं सर, अपना लॉ ऑर्डर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपना काम करते हैं, उनका जो पब्लिक थ्रू है वो जो भी स्टेट में उनका होता ही है। लेकिन हमारे CAPF में ये है कि इसमें जैसे सरकार का पॉलिसी है कि वन सर्विस वन आर्मी वन सर्विस, तो इसमें जैसे 5 जिसमें CAPF में 5 है, तो पाँचों का अलग अलग क्षेत्र मिला हुआ है, जैसे कि BSF को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया और ITBP का उसमें हो गया, तो CRPF को जो नक्सली जो इंटरनल प्रॉब्लम आते हैं जिसको स्टेट पुलिस हैंडल नहीं कर पाती है, तो इसके लिए CAPF का लगाया जाता है। अच्छा बताइए कि भारत के पास GSLV टेक्नोलॉजी बहुत दिनों तक नहीं थी, तो इससे भारत को क्या नुकसान हुआ? सर भारत को विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ा, जैसे कि हमें भारी उपग्रह छोड़ने के लिए, जनरली भारी उपग्रह छोड़ने के लिए या जो 36,000 फीट पे जो 36,000 किलोमीटर में भेजा जाता है, जैसे जो संचार उपग्रह हैं हमें छोड़ने के लिए विदेशों पे डिपेंड रहना था। मेनली हम फ्रेंच गुयाना से कॉल सेंटर है वहाँ से हम छोड़ते थे। तो क्या अभी भारत के पास GSLV टेक्नोलॉजी है? यस सर, GSLV टेक्नोलॉजी है और उसमें क्रायोजेनिक इंजन भी हम लोग धीरे धीरे स्तर से विकास कर लिए हैं, क्रायोजेनिक इंजन में विकास कर लिए हैं। भारत क्रायोजेनिक इंजन का विकास क्यों नहीं कर पाया? एक प्रकरण हुआ था, कुछ पता है आपको? सर नंबी नारायणन का नाम सुना है आपने? सर नंबी नारायणन। लेकिन मैं इतना पता है सर कि ये रूस पे जब क्रायोजेनिक इंजन हम लोग रूस से लेते थे उनका टेक्नोलॉजी था, लेकिन एक बार रूस भी टेक्नोलॉजी देना चाहता था, लेकिन उनमें भी कुछ ट्रीटी थी, उस ट्रीटी की वजह से रूस से हमें टेक्नोलॉजी नहीं दे पाया था। उसके बाद हमें इस टेक्नोलॉजी को लेने और डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लग गया। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने की जिम्मेदारी, आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है इंडिया में, किसकी जिम्मेदारी है मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी तो पहले राज्य RBI बनाती थी सर, लेकिन अभी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है 6 मेंबर की, उसमें से 3 मेंबर होते हैं RBI के, 2 मेंबर होते हैं सरकार के, 1 होते फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसलिए मिलकर 6 मेंबर मिलकर अभी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते ही हर 2 महीने में एक बार का होता है बैठक। तो रिसेंटली देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेज इन व्हिच इट हैज़ कम कि NPA बहुत सारी कंपनीज का बढ़ गया है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसको लेके इंसॉल्वेंसी लॉज भी बनाए। तो व्हाई NPA इन रिस्पेक्ट ऑफ
सेवरल इंडस्ट्रीज अक्रॉस द इंडस्ट्रीज एनपीए बढ़ रहा है, ऐसा क्यों है? सर ये हम ये कह सकते हैं कि बैंकों का एक तरह सा खामियां है कि बैंक ज़्यादा लोन बांट रहे हैं बिना सिक्योरिटी लिए कि आज भी इंटरेस्ट जो बढ़ रहे हैं। जैसे कोई भी कंपनी जैसे टिंकी सब था और जो नीरव मोदी का कंपनी था उन पे बांट दिए से एनपीए बढ़े हैं। और जो पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ हैं उन लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है और पीएसयू पे एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो डिमांड घट रहे हैं। नहीं, जैसे कि अभी जेट एयरवेज यस तो अभी इंसॉल्वेंट होने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो एविएशन सेक्टर पूरा इंडिया में एनपीए की कैटेगरी में जाता जा रहा है। तो हाउ बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल? इफ दे डोंट गिव लोन तो इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करेगी। इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, बैंक लोन दे रहे हैं, देन अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर उसमें बैंकरप्ट हो रहा है तो उसके लिए सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार है, बैंकों का कमी है? सर इसमें तो हम एक को दोषी नहीं मान सकते हैं सर। तो बैंक भी कुछ हद तक जिम्मेदार है कि बैंक को सरकार जो कर रही है, सरकार बिना कोई पॉलिसी बनाए उनको लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सरकार को भी एक जो एविएशन सेक्टर में ज़्यादा पॉलिसी लानी चाहिए, जैसे एविएशन सेक्टर में जो सरकार सब्सिडी देती है। अच्छा, भारत नक्सलवाद से भी प्रभावित है, ठीक है। तो कौन से नक्सलवादी संगठन भारत में सक्रिय हैं, कुछ आइडिया है? यस सर, आई एम फ्रॉम नक्सली डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है लातेहार में कौन सा एक्टिव है संगठन? सर लातेहार में भी 2-3 एक्टिव हैं। कौन सा? एमसीसी है और सीपीआईएम है और जो भी एक नया बनाया 2 साल पहले जेएनटी ज़्यादा ही आतंक। पीएलएफआई नहीं है लातेहार में? पीएलएफआई भी है। पीएलएफआई का फुल फॉर्म क्या है? टीपीसी भी झारखंड में एक्टिव है। टीपीसी क्या टीपीसी है? है। क्या है वो टीपीसी का क्या फुल फॉर्म है? अभिषेक कुमार गुप्ता। यस सर। अभिषेक ये बताओ, आपके झारखंड में इतने मिनरल हैं, आपका स्टेट इतना रिच है, फिर वहाँ के लोग इतने गरीब क्यों हैं? तो झारखंड मिनरल्स तो जैसे कोल प्रोड्यूसिंग होता है, यहाँ पे कोल माइंस है, आयरन ओर माइंस है और भी बहुत सारे माइंस है। तो इसमें टोटल 40% जीडीपी झारखंड इसे कवर करती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे 39% गरीबी है। तो गरीबी होने की वजह से तो सर एक सरकार का पॉलिसी सही से नहीं काम किया है। ऊपर से यहाँ पे नक्सली प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप माइनिंग करते हैं कोल माइंस तो उसमें एक तरह से पर्टिकुलर नक्सलियों का ले भी जाता है। जैसे कोई भी कोयला माइंस करता है, प्रोडक्ट डीओ लगाता है, लाइसेंस लेता है, तो उनका एक फिक्स बना हुआ रेट कि 5% और 10% उनका ले भी जाएगा। तो आप 10% ले भी उनको दे रहे हो और उसके वजह से भी आपका प्रॉफिट नहीं हो पाता, सरकार को पैसे कम पहुँच पाते हैं और ऊपर से सब अवैध खनन बहुत होता है। अवैध गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास दुनिया भर की पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ है, फिर गवर्नमेंट ये लेवी को क्यों नहीं रोक पा रही है? इसमें है कि नक्सलियों को रोकना ही लेवी को रोका। अगर जब तक आप नक्सलियों को नहीं रोकेंगे, उनका वर्चस्व को नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक आप लेवी को खत्म नहीं किया जा सकता। तो उनको वर्चस्व को खत्म करने के लिए सबसे पहले नक्सलियों को खत्म करना पड़ेगा और नक्सली खत्म करेंगे तो लेवी खत्म होगा। और नक्सली का खत्म इसलिए नहीं हो पा रहे हैं सर, क्यों? नक्सली खुद ही पब्लिक से इन्वॉल्व रहते हैं। आप पब्लिक को उनको सपोर्ट मिला हुआ रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आदिवासी सेक्टर का 40% आदिवासी है झारखंड में, तो 40% आदिवासी में नक्सली ज़्यादा बनते हैं, उनसे ही नक्सल करते हैं। और आदिवासी जो हैं उनकी जो वो नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उन बैकग्राउंड से उठ के आते हैं। और सपोज अगर आप सीआरपीएफ प्रोग्राम में एसीओ और आपको आपके ही एरिया में डिप्लॉय कर दिया जाए, यस सर, तो आप आदिवासियों को नक्सलियों से दूर कैसे लेके जाओगे? ये सर एक सरकार का प्रोग्राम था कि आप पब्लिक से कांटेक्ट कीजिए और उन्हें समझाइए कि आप नक्सली सही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, तो जब मोबाइल टावर्स लगाइए। जैसे आज भी हमारे गांव में अच्छे रोड्स नहीं हैं, जिससे पब्लिक शहरों से जुड़ नहीं पाते हैं, शहरों से जुड़ नहीं पाने की वजह से उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो अच्छे रोड्स प्रोवाइड कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, मोबाइल टावर कनेक्टिविटी दीजिए और लाइट्स दीजिए। आज जो जिस मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ सर, वहाँ पे अभी रिसेंटली पिछले साल लाइट्स आई है, बिजली आई है, तो बिजली नहीं होने की वजह से वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट टूटे पड़े हैं। ऐसा तो है नहीं कहीं कि अभी भी रोड्स बनाई जा रही हैं और सीआरपीएफ उनको या अदर पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन प्रॉपर प्रोटेक्शन देती है। यस सर, लेबर्स को देती है, कॉन्ट्रैक्टर को देती है, इंजीनियर्स को देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है। आप ऐसा क्या करोगे कि जो
नक्सल मूवमेंट आपके एरिया में वो कमज़ोर पड़े? और सबसे बड़ा चीज़ करने का ये है कि नक्सल एरिया में कि हम लोगों के बीच जाएँ, क्योंकि जितना हम CRPF है उन लोगों के बीच जाके लोगों को नहीं समझा पाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है एजुकेशन फैक्टर। आज जितने भी आदिवासी के बच्चे हैं वो 10th पढ़ के ड्रॉप कर जाते हैं, ड्रॉप आउट ज़्यादा है हम लोग में आदिवासियों में। तो उस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए AC के थ्रू और जो डिस्ट्रिक्ट हेड है उनके से मिल के हम उसको ये करेंगे, बढ़ावा देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 12th में ग्रेजुएशन में इधर की तरफ आइए, आप खुद जाके अपने लोगों को समझाइए, जो वहाँ के यूथ है उनको हम सपोर्ट उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ा चीज़ है कि झारखंड में कि वहाँ पे ये लिक्विड बैन होना चाहिए। आप जैसे बिहार में लिक्विड बैन होने की वजह से वहाँ क्राइम रेट घटा है, यहाँ से अगर आप आदिवासियों में जो ताड़ी होती है होता है, एक महुआ होता है वो बंद होगा तो फिर आप ज़्यादा एजुकेशन की तरफ आएंगे, वो ये सही रहेगा। वैसे मैं आपको 3 ऑप्शन दूँ, 3 वर्ड दे रहा हूँ, तीनों को प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है? आप बताओ उन्हें कैसे लगाओगे? डिफेंस है, डेवलपमेंट है, डायलॉग है। और नक्सलियों के अगेंस्ट है डायलॉग मतलब बातचीत, ठीक है? अब इनको आपको तीनों को सेट करना है, आप प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले सर हम उनसे बातचीत करेंगे, उनको आप समझाएंगे कि डायलॉग बातचीत होनी चाहिए। और उसके बाद सर फिर वो अगर वो बातचीत से भी नहीं सुधरते हैं तो फिर वो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि उनको डेवलप करेंगे कि हाँ इतना डेवलप कर रहे हैं, और डेवलप करने के बाद भी वो नहीं समझ रहा तो फिर उनको डिफेंस बनाना पड़ेगा। अभिषेक गुप्ता, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वर्ड अभिषेक? सर अभिषेक का मतलब होता है जैसे कि भगवान को एक पवित्र स्नान कराना। हम भगवान की मूर्ति को पवित्र स्नान कराते हैं दूध या जल से, तो वो बोलते हैं भगवान की मूर्ति को अभिषेक करना। और अभिषेक का दूसरा मतलब ये होता है कि आप किसी को नए पद पे सौंपना, जैसे कि ये इसका राज्याभिषेक किया गया, इनके मंत्रिपरिषद पे अभिषेक किया गया, इससे अभिषेक का मतलब ये होता है। वो 5% के नाम जिनका नाम अभिषेक से स्टार्ट होता है, जैसे मोस्टली जो मेरा नाम पड़ा है वो अभिषेक बच्चन के ऊपर ही नाम पड़ा है, और अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस में रह चुके हैं और बहुत बड़े नेता, और भी बहुत सारे नाम से सर लेकिन मेरे को याद नहीं है। अभिषेक जी आप BA ऑनर्स किया आपने इकोनॉमिक्स से, एक बुक आई थी द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, नाम सुना है आपने? द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किसने लिखी थी? नाम सुना है सर, उसका राइटर भी पता था, जस्ट कंफ्यूजन इसलिए बता नहीं पाया। अमृत सेन, डॉक्टर अमृत सेन का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, क्यों इनको जाना सर जाता इनको है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो सर इनका कंट्रीब्यूशन है कि ये ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में बनाने में मदद की, तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स 1999 में तैयार हुआ था महमूद के द्वारा, तो उनमें ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा गरीबी और जो रोजगार का सेक्टर में अपना थ्योरीज दे रखे हैं, उन पर एक ये उनका सिद्धांत भी आया हुआ था जो कि गरीबी खत्म करने के लिए आप रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा है। चलिए आपने वर्ड यूज किया था सब्सिडी, क्या होता है सब्सिडी? सर सब्सिडी आप किसी भी योजना में आप उसको खरीदने के लिए आप छूट दे रहे हैं, आप सरकार उसको खुद पैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं या उस पैसे को कम कर दिया जा रहा है उस योजना खरीदने की, तो सब्सिडी होता है। सर क्या बेनिफिट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग सब्सिडी? तो सब्सिडी बेनिफिट है कि सर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो वहाँ तक पहुँच सके, जैसे कि गैस में सब्सिडी दिया जाता है, तो गैस में सब्सिडी है, गैस जनरली गैस सिलेंडर 1500-1600 रुपये का आता है, उस पर अगर हम 500-600 रुपये सब्सिडी दे दें तो 900-800 रुपये मिल जाते हैं एज एग्जाम्पल से। तो गरीबों को या लोग को या जो कमज़ोर लोग हैं जिनके पास पहुँच या समर्था है वो आसानी से पहुँच सकते हैं। तो सब्सिडी का फायदा है, उर्वरक में सब्सिडी दिया जाता है, किसान उर्वरक खरीद पाएँ, अपने खेतों खेत में फसल अच्छे से उगा पाएँ, इसमें उनको सब्सिडी जाता है, चाहे हाई एंडिंग बीज पे हो चाहे उर्वरक पे हो। तो ये हम उद्योगों में भी जो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनमें सब्सिडी देते हैं सर, सब्सिडी से उनको ग्रोथ करने में इकोनॉमिक्स में फायदा होती है। आपको लगता है सब्सिडी जो कॉन्सेप्ट है एक तरह से जो वोट बैंक को अपीसमेंट करने का एक तरीका है ताकि गवर्नमेंट को वोट मिले, क्योंकि सब्सिडी देना तो गवर्नमेंट को लॉस ही है, ओवरऑल डेवलपमेंट को गवर्नमेंट को तो लॉस होती है सर, हमारे राजस्व को भी लॉस होता है। तो आप कैसे इस स्टेटमेंट कमेंट करेंगे?
जो सब्सिडी है एक तरह से प्लीज करने के लिए है वेहिकल सेक्टर को, ताकि वोट बैंक बन सके। तो आप कमेंट देना उस स्टेटमेंट में, तो आप क्या कमेंट करिए? सर इसमें हम दोनों पक्ष रखना चाहेंगे सर कि सब्सिडी से लोगों को फायदा भी होता है और सब्सिडी से हमारे इकोनॉमी को नुकसान भी है सर। और सब्सिडी एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है सर। अभी बहुत सारे भी इलेक्शन के मुद्दे चल रहे हैं, इलेक्शन में बहुत सारे जो पार्टियाँ हैं वो बोल रहे हैं कि हम सब्सिडी देंगे, हम इतने रुपये देंगे मंथली किसानों को, ये देंगे वो देंगे। तो सर एक तरह से ये हमारे इकोनॉमी को घाटा है, लेकिन अगर हम इकोनॉमी का नहीं सोशली रूप में देखें तो सोशली रूप में बढ़ावा भी दे रहे हैं किसानों को कि वो अपने आगे आके अपने काम करे। जैसे कृषि सेक्टर से आज के टाइम में कृषि सेक्टर से उनकी पीढ़ियाँ हटती जा रही है, किसान के बेटा किसान नहीं बनना चाहते हैं, वो हटती जा रहे हैं। तो वो कृषि सेक्टर में ग्रोथ होते रहे, 4% अभी कृषि सेक्टर में ग्रोथ है, वो आगे 5% 6% हो जाए, उसके लिए सरकार सब्सिडी देना चाहती है। अच्छे वर्ड भी आ रहा है जब आपने इलेक्शन की बात की, न्याय, NYAY, न्याय करके क्या है? NYAY, कैपिटल N कैपिटल Y, न्याय क्या है? न्याय तो पर्टिकुलर पार्टी का मैनिफेस्टो में भी है, न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते हैं पढ़ा सर, लेकिन ये वर्ड ध्यान में नहीं है। न्यूनतम आय स्कीम को बोला जाता है। सर न्यूनतम आय स्कीम क्या है न्यूनतम आय स्कीम? न्यूनतम आय स्कीम है कि मतलब एक पर्टिकुलर आय दिया जाए। जैसे कि एक पार्टी ने अभी जस्ट ही अपना मैनिफेस्टो में वो अनाउंस किया था कि हम 72,000 रुपया पर सालाना देंगे जो गरीब वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए। तो और एक पार्टी ने किया कि हम अभी उनके 6,000 रुपया देंगे सालाना। तो ये एक न्यूनतम आय स्कीम बनाने के लिए एक विधि है सर। चलिए बताइए, एक वो टर्मिनेशन है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मान लीजिए मैंने आपको प्रॉमिस किया, प्रॉमिस को नहीं फॉलो करता हूँ या नहीं फुलफिल करता हूँ, तो आपका एक राइट बन जाएगा, यू कैन गो टू द कोर्ट, ठीक है। तो जैसे कोई पार्टी इस तरह की स्कीम दे रही है कि भाई हम 72,000 रुपये आपके अकाउंट में डालेंगे, आप हमें वोट दीजिए, तो मैनिफेस्टो में अगर वो मैनिफेस्टो कंप्लीट नहीं करती है तो क्या एक्शन आम जनता ले सकती है? आम जनता को एक्शन लेना चाहिए सर। आम जनता को लगता है कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं, ये हमें निभाएंगे वादा, लेकिन एक्चुअली ये कभी कभी पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ वजह से उनके वादा को नहीं निभा पाती है। तो ये उनको एक एक्शन होना चाहिए सर। चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले सकता है, पब्लिक डिमांड करेगी चुनाव आयोग से या सुप्रीम कोर्ट से या जो कोर्ट से उनसे कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और नहीं तो एक्शन नहीं लेगी तो फिर पब्लिक का 5 साल बाद खुद ही एक्शन ले लेगी कि जो हमने डिमांड पूरा नहीं किया उसको 5 साल बाद हम हटा सकते हैं। तो पब्लिक एक्शन ये ले सकती है, पब्लिक डिमांड कर सकती है अपने क्षेत्र के MP से, अपने क्षेत्र के MLA से कि हमें जो ये किया जाए उनको बैठ किया जाए। MP को ऊपर आवाज़ उठाएगी, MP जो होगा वह संसद में आवाज़ उठाएगा, तो उनको आप पब्लिक से डिमांड कर सकते। तो जब मोदी जी जब इलेक्शंस में आए थे 2014 उन्होंने बोला कि काला धन लाऊंगा, किसी का 15 लाख रुपये डालूंगा, तो क्यों नहीं पब्लिक को एक्शन ले लिया? क्योंकि 15 लाख रुपये तो आप जनता के अकाउंट में आए नहीं, तो दैट इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। यस सर। क्यों नहीं किसी ने पिटीशन रेज की? आप जागरूक आदमी, आपने भी कोई पिटीशन कोई केस सर कर दिया? पिटीशन तो हुआ सर, 2-3 पिटीशन हुए थे जो उनके अपोजिशन लीडर के थे, क्या अपोजिशन पार्टी के जो लोग थे वो पिटीशन डाले थे कि पब्लिक जो हमारे PM सर हैं वो जो ये वादा करके वादा नहीं निभाएं और लोगों को गुमराह किए, इस टाइप का पिटीशन आया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हुआ नहीं। इसलिए कार्रवाई नहीं हुआ सर, ये लॉ में नहीं है कि आप जो आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसको ऊपर आप कानून में तो आपको लगा कि इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन ले सकता है, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है करके क्या बोले कि लॉ में नहीं है, खुद ही आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोल रहे हैं सर। तो ये इलेक्शन वाले हैं सर, लेकिन जो पब्लिक चाहेगी तो पब्लिक का डिमांड नहीं है। पब्लिक को लगता है कि एक काम नहीं हुआ बाकी काम तो हो गया, इसलिए उस पर एक्शन लेना नहीं चाहती है पब्लिक, या पब्लिक को इतना ध्यान नहीं है इस पर। तो आपको कौन लगता है कौन सी गवर्नमेंट अभी जीतेगी? क्योंकि मोदी जी ने भी अपने वाले नहीं निभाए, इसके में तो कमेंट्स नहीं, कोई जो जिसके पब्लिक सपोर्ट करेगी वो जीते। तो आपको क्या लगता है किसको मोदी सपोर्ट करेगी? सर इस पर तो मैं नहीं कर सकता सर, पब्लिक को जो अच्छा लगता है, जो जिसको पब्लिक समझती है वो जीतेगी। आपके स्टेट में क्या ध्यान है कि कौन गवर्नमेंट आएगी? इस पर मैं कमेंट्स नहीं करना। आपने लोगों से पूछा तो होगा जनरली? सर जो जनरली लोगों से पूछते हैं लोग को बोलते हैं ये पार्टी आएगी, कोई ये पार्टी आएगी, ये पार्टी मेजॉरिटी का लोग क्या मत नहीं बोलते हैं? मेजॉरिटी लोग क्या सर। बोलते हैं? मेजोरिटी को तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सर मेरे को नहीं पता ये चीज़ में क्या है। यस सर। अमिताभ बच्चन के यहाँ से आए हैं क्या? यस सर, मेरी मम्मी अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन थी सर, इसलिए उनके बेटे के ऊपर अभिषेक बच्चन पर मेरा नाम रख दिया सर। केवल बेटे के नाम पर रखा है या कोई समानता दी है आपने? नहीं सर, समानता तो वैसा कुछ नहीं समझ कर सकते हैं सर, क्या है कि उनका अपना पर्सनालिटी होता है, मेरा अपना पर्सनालिटी है।
कोई समानता नहीं, कोई भी एक समानता नहीं है आपको, फिर भी आप आपसे इस समानता ही है कि हम थोड़ा और भी शांत रहते हैं, हम शांति रहते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, अभी टीवी की काफ़ी चर्चा में है, क्या इसका पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट देंगे? डायरेक्ट बेनिफिट्स जो प्रत्यक्ष लाभ है हस्तांतरण है सर, जैसे पहले वो हमें मिलता था कि सब्सिडी मिलता है, और वो सब्सिडी जो मिलता थे वो बहुत से बिचौलियों बीच में आ जाते थे। जैसे मान चलिए हमें पीडीएस सिस्टम में सब्सिडी मिलते थे खाद्यान्न पे, 2 रुपये किलो अनाज और 5 रुपये मतलब गेहूँ पे या चावल पे मिलते थे। तो उन लोग ये कर जाते थे कि हम बिचौलिए खा जाते थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट हम पब्लिक के जो है उसी अकाउंट में हम डायरेक्ट उनको बेनिफिट देंगे, इसलिए हम उसे डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। बिचौलिए का जो यहाँ पे बढ़ता हुआ पीडीएस में लीकेज बहुत ज़्यादा है, लगभग 90% लीकेज झारखंड में। तो वहाँ पे क्या उपाय किया जाए तो करने? एक्चुअली सर लोगों में जागरूकता की कमी है, मेरा ये मानना है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। क्योंकि सर मैं भी बचपन में गांव में रहा हूँ, अपना 10th तक स्कूलिंग बाहर गाँव में। आप एक ऑफिसर के तौर पर बताइए। हाँ सर, तो मैं ऑफिसर को बता कि लोगों में जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी इस सेंस पे कहा सकता है कि लोगों को पीडीएस सिस्टम से लगता है कि इसमें सिर्फ चावल ही मिलते हैं, और ज़्यादा लगता है कि गेहूँ भी मिलते हैं, और कभी लगता है कि रोटी भी मिलते हैं। तो चावल, गेहूँ, किरोसिन 3 चीज़ के अलावा उन्हें नहीं पता है कि इसमें नमक मिलता है कि नहीं मिलता है, उन्हें ये चीज़ नहीं पता है। और ये चीज़ जो पीडीएस वाले जो रहते हैं वितरक, वो उसको गबन कर जाते हैं। तो उसको इसमें इसलिए लीकेज होता है। तो हम जागरूकता को बढ़ावा देंगे सबसे पहले। जागरूकता तो बहुत बड़ी चीज़ है, हर एक क्षेत्र में जागरूकता की बात की हर एक क्षेत्र में जागरूकता है। सर जागरूकता डिपेंड करता है सर कि पब्लिक किस सेंस में लेना चाहती है। मतलब एक ऑफिसर के तौर पर आपकी ड्यूटी नहीं है। जी सर, ऑफिसर की ड्यूटी के तौर पर ड्यूटी है सर, ऑफिसर के तौर पर ड्यूटी है कि हम जागरूकता को बढ़ावा देंगे सर। हम जो न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू जागरूकता को फैलाएंगे। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात की जा रही है, क्या है? सर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 6 लेन का जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है वो बनाया जा रहा है सर। ये हमारा ये जो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए है। और इस एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में हम बहुत सारे स्टेट्स को जोड़ेंगे, एक रोड बनेगा जो सेंट्रल लेवल पे, जिसमें बहुत सारे हाईवेज को कनेक्ट किया जाएगा। इसमें किंग्स थ्योरी के बारे में जानते हैं? किंग्स थ्योरी पढ़ा सर, पढ़े बहुत सारे हो गए इसमें। इकोनॉमिक्स से आप ऑनर्स 2017 में ऑनर्स 17 में पासिंग हुए, फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया था सर। मतलब एक साल में आप सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं सर, भूला नहीं हो सर, लेकिन किंग्स थ्योरी है मुद्रा बेसिस पे कि मुद्रा का डिमांड बढ़ता है। तो इसका सफल यूज भी किया गया सर किंग्स थ्योरी को यूज किया गया सर, जो 1930 के टाइम में जो ग्रेट डिप्रेसिएशन हुआ था, उसके बाद से जो इकोनॉमी में चेंज हुआ, जो मिक्स इकोनॉमिक्स आया कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स की जगह पे मिक्स इकोनॉमिक्स हम करें अपनाएंगे। तो मिक्स इकोनॉमी में किंग्स का योगदान बहुत बड़ा था। ठीक है, थैंक यू अभिषेक, विल कॉल यू ओके सर। in a moment.